चुनाव की जो तारीख की है वो उसकी घोषणा हो चुकी है और गणतंत्र दिवस भी है और साथ ही दिल्ली चुनाव। तो किस तरह से डबल चुनौती रहेगी आप लोगों के लिए? किस तरह से आप अरेंजमेंट्स करेंगे यहाँ पर, चाहे वो पोलिंग बूथ हो या फिर गणतंत्र दिवस के जैसे? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी लोकसभा के चुनाव कराए थे, बड़े सक्सेसफुली सफलतापूर्वक वो चुनाव हुए थे। उसके अलावा गणतंत्र दिवस भी हर साल मनाया जाता है और चुनौती सिर्फ ये है कि दोनों चीज़ एक साथ है और दोनों मैन पावर इंटेंसिव है, क्योंकि उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं चुनाव की, इसकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स। जैसे चुनाव में हम लोग बॉर्डर को सील करते हैं, बॉर्डर पे कोई चीज़ ऐसी हो जो शराब वगैरह अंदर ना आ सके। उसके अलावा चुनाव में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड बनते हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स बनती हैं कि कैश की मूवमेंट ना हो और कोई जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन होने वाली या कोई सांघिक अपराध ना हो। फिर बहुत सारी रैलीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, पदयात्रा होती हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं। उनकी सुरक्षा अपने आप में एक इशू होता है कि उसमें बहुत सारा मैन पावर हमको लगाना पड़ता है। साथ ही जो 26 जनवरी है वो भी मैन पावर इंटेंसिव है। अभी हमारे सभी जिलों से काफ़ी सारे पुलिसकर्मी, जो रूट होता है परेड का, मेन तो नई दिल्ली और फिर वो सेंट्रल होता हुआ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में लाल किले तक आता है, तो पूरे रूट को सैनिटाइज करना और पूरे जितने जोन और जहाँ पे बहुत सारे दर्शक आते हैं, इस साल 10,000 विशेष अतिथि भी हैं, तो वो सारे चैलेंजेस को देखते हुए मुझे ये लगता है कि दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंज है और काफ़ी सारा स्टाफ हमारा इन दोनों कामों में अगले 1 महीने के लिए लगा रहेगा। और हमें जो मेन दिक्कतें ये आएंगी कि किसी को कोई बीमार हो जाता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या घर में प्रॉब्लम है, तो हम किसी को छुट्टी नहीं दे पाएंगे, अवकाश बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। तो वो चैलेंज है। बाकी हर तरह से हम सक्षम हैं इसको ठीक से कराने में। केवल ये है कि दोनों चीज़ साथ है, दोनों चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं वो भी हमें इन टोटो फॉलो करने हैं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, जैसे पहले भी हम कराते रहे। और साथ ही 26 जनवरी पे चूंकि सभी आतंकवादी संगठन इसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, इसमें बाहर से भी जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो चीफ गेस्ट होते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी है। हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सभी लोग हैं और एक ही जगह काफ़ी लंबे समय तक वीआईपी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो बड़ा चैलेंज है। और साथ में जो परेड है वो भी बहुत लंबी होती है, तो उसको पूरा जो लंबा रूट है, यूँ मान लीजिए कि विजय चौक से लेके और लाल किला तक, उसकी सुरक्षा का अच्छा प्रबंध करना, तो हम लोग उसको मुस्तैदी से करेंगे। यही है कि हमें जो और दिनों और सालों में थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिल जाए या थोड़ा किसी को कोई इमरजेंसी अवकाश देना पड़ जाए, तो वो इस बार बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एक एक आदमी को, एक एक जवान को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा, एक एक मिनट फील्ड में लगाने की, ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको पहले ही हम प्रिवेंट कर सकें। ऐसी कोई नापाक इरादे वाले बहुत लोग हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखना। और जैसे इलेक्शन की जो बातें हैं कि जो शरारती तत्व हैं उनको बाउंड डाउन करना है, उसके अलावा उनके वेपन जमा करने हैं जिनके पास वेपन्स हैं, फायर आर्म का कोई प्रावधान, मतलब फायर आर्म को यूज़ ना कर सके, तो बदमाशों पे भी अंकुश लगाना है। साथ में टेनेंट वेरिफिकेशन, जितने बाहर से कोई हाल फिलहाल आए हैं वो कोई ऐसा आदमी ना हो जो कि आतंकवाद के नाम पे आ जाए और फिर वहाँ पे टेनेंट के रूप में रह रहा हो और कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स दे के वहाँ रह रहा हो। उसके साथ साथ जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सारी तो यहाँ नहीं गिनाना चाहूँगा, जैसे सेकेंड हैंड गाड़ियों के डीलर्स हैं, उनकी कोई गाड़ी तो लेके नहीं वारदात करने वाला। सिम कार्ड यूज़ करने वाले लोग हैं कि सिम कार्ड कोई फर्जी उस पर करके और कोई उसको टेरर एक्टिविटीज़ में यूज़ ना कर ले। जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनके सामान में कोई इस तरह का बम या इस तरह की चीज़ें ना आ जाएं जो कि यहाँ पे टेरर फैलाने की कोशिश हो। तो बहुत सारी लंबी है उस लिस्ट है। उसमें हमारी परसों इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी जिसमें हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस के अलावा तमाम स्टेट्स पुलिस थी। उनके साथ पूरा इस बारे में ट्रैफिक का क्या मूवमेंट होगा, कब कितने घंटे पहले रोका जाएगा, लिकर वैंड्स को कितने घंटे पहले बंद किया जाएगा, वो सारी चीज़ों पे गंभीरता से
कोऑर्डिनेशन के लिए हमने उनसे संपर्क कर लिया था और वो हमें पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। कल भी एक हाई लेवल की मीटिंग रिपब्लिक डे के बारे में हुई थी, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी जो जितने इनपुट्स आ रहे हैं उनको फैक्टर इन करके कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा संभावना है, वल्नरेबिलिटी कहाँ ज़्यादा, तो सब चीज़ों पे काम चल रहा है और बहुत ही सीरियसली हम दोनों चीज़ों को लेके अच्छे से काम कर रहे हैं। सर, हमने कुछ दिनों पहले तक देखा कि किस तरह से लगातार क्राइम को लेकर एक मुद्दा उठाया गया कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब है, कई इस तरह के इंसिडेंट्स को लेकर जिक्र किया गया, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? राजनीतिक मुद्दे पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति मैं हूँ नहीं। मैं एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ और उसमें दो तीन बातें हैं कि मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा। एक तो राजनीतिक मुद्दे को में अतिशयोक्ति वगैरह कई चीज़ें रहती है और हम अपने एक कोड में के दायरे में हम तो तथ्यों पे ही बात कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि जब जब इस तरह का मुद्दा उठा है, हमारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्टों में डीसीपी हैं, जिलों के जो उपायुक्त हैं, उन्होंने तथ्यों के साथ उसको ऑलरेडी वो काउंटर कर चुके हैं कि वो मुद्दा जो भी उठाया गया उसको ऑलरेडी काउंटर हो चुका है और तथ्यों के साथ, क्योंकि हमारे लोग तो अतिशयोक्ति भी नहीं कर सकते, ना कोई सनसनी फैलाने वाली बात कर सकते, हम तो जो एक्चुअल रियल फैक्ट है वो ही सामने पेश कर सकते, तो इसीलिए मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, जैसे इसी से ही के बाद एक, चाहे कोई छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, या कोई भी दिल्ली में कोई भी क्राइम की अगर घटना होती है तो एक के बाद एक, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किए गए, गृह मंत्री पर निशाना साधा गया, दिल्ली पुलिस को कहा गया, तो इस पर अगर देखा जाए क्राइम को लेके काफी ज्यादा एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई है चुनाव के समय। मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि राजनीतिक मसलों में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। क्राइम के जो फिगर्स वगैरह हैं उसको अगर आप देखोगे तो स्ट्रीट क्राइम जो बोलते हैं उसमें काफ़ी गिरावट है। सभी जिलों में पूरे दिल्ली में रॉबरी और स्नैचिंग, लूटपाट हो या छीना झपटी हो, सब में गिरावट है। न केवल केसेस में, कॉल भी कम है। और हालांकि मैं स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि ग्राउंड पे काम होना चाहिए। किसी की शिकायत आए तुरंत केस दर्ज करो, तुरंत उसका इन्वेस्टिगेशन करो, और जो मुलजिम है उसको खाली छोड़ना नहीं है, उसको जेल में पहुंचाना है और उसको न्याय दिलाना है। विक्टिम को न्याय दिलाना का मेरे अंदर पहले से ही जज्बा रहा है और मैं इसको हमेशा गंभीरता से लेता रहा हूँ। तो इसलिए मैं एज ए प्रोफेशनल पुलिसमैन ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस अच्छे संजीदगी से काम किया है, आगे भी करती रहेगी। और जो आंकड़े हैं या जो ग्राउंड पे स्थिति वो कुछ और ही है। ग्राउंड पे स्थिति ये है कि क्राइम अंडर कंट्रोल है, अच्छा खासा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। और कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें एक्सटॉर्शन केसेस की बात हो जाती है। एक्सटॉर्शन केसेस में आंकड़ों के हिसाब से कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही किसी गैंग का नाम लेके कोई जो चीट होते हैं, जो छोटे बहुत ही निम्न स्तर के चीट, वो उसका गैंग का नाम लेके उगाही करने की कोशिश कर देते हैं, तो सनसनी उससे भी फैल जाती है। सेकेंडली, जैसे आज ही हमने एक मॉड्यूल बस्ट किया है, उसने क्या किया, उधर एक गोकुलपुरी का रहने वाला शख्स है और एक मैनपुरी का रहने वाला शख्स है, दोनों ने मिलके कुछ हॉस्पिटल्स को चिट्ठी लिख दी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कि हमें इतने लाख दो, सभी डॉक्टर्स को चिट्ठियां लिख दी। तो नेचुरली जब डॉक्टर को मिलेगा वो लगेगा कि पैनिक है, वो भी 10 डॉक्टर है, 10 लोगों से बात करेगा अपने सोशल सर्कल में कि ये क्या हुआ, और सब जगह उन्होंने चिट्ठियां भेज दी कि ये होने वाला है और नहीं तो आपको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो नॉर्मली एक धमकी भरी चिट्ठियां। अभी जब उनको पकड़ा तो कुछ भी नहीं है, मतलब गैंग वैंग तो कुछ नहीं, वो जैसे चांस ले रहे थे, चीट है कि भाई गैंग के नाम पे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब 10 जगह उन्होंने हड़कंप फैला दिया, 10 अस्पतालों में, और 10 अस्पतालों के डॉक्टर सारे, उन पूरी डॉक्टर की जो कम्युनिटी होती है, पेशेंट से भी बात करते हैं कि वे कैसे काम करेंगे, ऐसी धमकी आ रही। जबकि आप उनको देखोगे, हमारे डीसीपी उसका खुलासा करेंगे डिटेल में आज या कल में, तो उसको जब आप देखोगे तो लगेगा कि ये बिल्कुल ही निम्न स्तर का जो चीट होता है वो अपने आप को गैंगस्टर करके पेश कर रहा है। तो ये बड़ा एक अहम मुद्दा है
कि समाज में हमें पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, गैंगस्टर का नाम यूज कर रहे हैं और पैनिक फैला रहे हैं। तो और दूसरा, मेरी ये सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पुलिस का सिपाही बहुत सेक्रीफाइस करके अपने घर का, परिवार का भी ध्यान नहीं कर पाता, अपनी सेहत का भी ध्यान, तो वो लगा हुआ है अपने उसमें काम में। तो ऐसा नहीं हो कि ये उसका मनोबल गिराने की कोशिश हो, या मैं उसको ये लगे कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे निंदा हो रही है मेरी। तो वो थोड़े उससे बचने का प्रयास किया जाए, क्योंकि वो थोड़ा दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि जब कोई अच्छा काम कर रहा हो, हर तरह से उसने अपनी पूरा समर्पित है, फिर उसको निंदा हो तो खराब तो लगता ही है। सर, आप नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइंट सीपी भी रहे हैं, स्पेशल सीपी पूरी रेंज के हैं, तो वहाँ पर किस तरह के इंतजाम इस वक्त रहेंगे, क्योंकि माहौल खराब करने वाले शरारती तत्व वो लगातार इस मौके के फिराक में रहते हैं, तो किस तरह के रहेंगे? क्योंकि वहाँ पर दिल्ली दंगे भी हुए थे, कई लोगों की जान भी गई थी, उस पर दिल्ली चुनावों पर किस तरह के खास इंतजाम हैं? हम इसके प्रति पूरी तरह सजग हैं, और अभी जो हमारे को पैरामिलिट्री फोर्स दिया जाता है उसका दो तरह के मकसद रहते हैं। निष्पक्ष चुनाव में वो हमारी हेल्प करते हैं, और साथ में एरिया डोमिनेशन की शरारती तत्वों को राउंड अप करना उस चीज़ों में। तो जो आउटसाइड फोर्स मिला है उसमें पुलिस मुख्यालय ने सबसे ज़्यादा फोर्स नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को ही दिया है, इसी सब चीज़ों को देखते हुए कि वो सबसे संवेदनशील एरिया है। तो उसके जरिए हमारे अभी वहाँ नए डीसीपी लगे हैं आशीष, वो भी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और वो हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि पहले का कोई जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनको हम शांत रखें, अमन कमेटी वगैरह से मीटिंग करें, जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ के सबको इस बात के लिए साथ रखें कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। ये जो दंगे वंगे होते हैं जनरली कई बार अफवाह फैलाने से और लोग उत्साहित हो जाते हैं, उकसा दिए जाते हैं, और उससे ये फैलते हैं। तो हमारा निश्चित रूप से जो हमारी स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस वगैरह जो गैदर करते हैं, उनके साथ हमारा तालमेल रहता है कि कोई भी छोटे से छोटे मुद्दे को वैसा कलर ना दिया जाए कि कम्युनल कलर दे दें, उसको लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस के लिए इस्तेमाल करें। तो उसको उसी समय टैकल किया जाए और कोई उसमें वायलेंस की तरफ, हिंसा ना हो, इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। और मुझे पूर्णतः आशा है कि हम इसको चुनाव को फ्री एंड फेयर शांतिपूर्वक करवा पाएंगे। सर, जैसे आपने अफवाहों की बात करी, वैसे ही रैलीज में देखा गया कि कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ भाषण देने की कोशिश करते हैं, तो उस पर भी नजर रहेगी कि ताकि माहौल खराब ना हो। तो पुलिस को, जैसे सोशल मीडिया हो या फिर इन तरह की रैलीज हो, भड़काऊ भाषण। देखिए, पुलिस जहाँ पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है हम तुरंत एफआईआर करते हैं, जहाँ सांघिक अपराध होता है। बाकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी मशीनरी है, ऑब्जर्वर्स हैं, सब इस बात का ध्यान रखें कि जो कंडक्ट है वो सबका ठीक से हो। तो हम इलेक्शन कमीशन की हर गाइडलाइन को बहुत सीरियसली लेते हैं, और जो भी निर्देश आएंगे उसके अनुसार हम चुनावों को अच्छे से निष्पक्षता से कराएंगे। सर, हमेशा देखा गया कि रैलीज में जब भी चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े नेता जो है वो अपना ट्रैवल करते हैं, इधर जाते हैं, और वहीं पर ही अगर टारगेट की बात की जाए, जैसे गैंगस्टर्स है, अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था फॉरन में देखा था कि जब ट्रंप पर फायरिंग हुई थी, तो उस तरह की सिचुएशन को निपटने के लिए क्या, किस तरह से आप लोग प्रॉपर एक प्लान बनाते हैं कि ताकि किसी भी नेता को, कोई भी किसी भी तरह की कोई कोशिश ना कर सके हानि पहुंचाने की? हाँ जी, बिल्कुल, इसमें हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसमें सिक्योरिटी की जो ड्रिल होती है, ब्लू बुक वगैरह, हमारी काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। जहाँ पे भी वीवीआईपी आते हैं उसका कुछ दिन पहले ही एएसएल किया जाता है, जिसमें एसपीजी और हमारी सिक्योरिटी वाले आते हैं। तो 3 तरह का रिंग होता है, अंदर एसपीजी होती है, फिर सिक्योरिटी होती है, फिर हमारी जो जिला की पुलिस होती है। तो घेराबंदी हम पूरी तरह से करते हैं। जो एक इंसिडेंट की आपने बात की, तो जितने रूफटॉप होते हैं, चाहे वो रूट पे हो, चाहे जहाँ मीटिंग या रैली हो रही है, उसके चारों तरफ जो भी हाई पॉइंट है जहाँ से कोई टारगेट बनाने की कोशिश कर सकता है, उनको पहले ही सर्वे किया जाता है, एक एक व्यक्ति को वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, और फिर जब
जिस समय प्रोग्राम हो रहा था तो हमारे लोग रूफटॉप पे भी रहते हैं, बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, और किसी प्रकार का हम जरा सा भी स्कोप नहीं छोड़ते कि कहीं पे कोई एरर हो, क्योंकि एरर का कोई स्कोप है नहीं। तो जीरो एरर के साथ हम चलते हैं इन सब सारे इंतजाम। और सर इसी से ही मिलता जुलता एक सवाल ये है कि गैंगस्टर्स और टेरर के अलावा भी कुछ लोग किसी नेता से नाराज होते हैं तो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो थप्पड़ मारने की कोशिश हो या इंक फेंकने की, मतलब उसको जानबूझ के इस तरह की हानि पहुंचाना, तो उस पर किस तरह से आप लोग उस समय जो उम्मीदवार होते हैं जहाँ पे हमें इस तरह का लगता है कि इस तरह की इनपुट है, कुछ हो सकता है, तो जो क्लोज प्रोटेक्शन रिंग होती है इनके साथ जो कन्वेसिंग करते हैं वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि ये जो चीज़ें घातक तो नहीं है बट जिससे न्यूसेंस होती है, जैसे आपने जूते या स्याही की बात की। पिछले इलेक्शन में एक इंस्टांस हुआ था तो हमने उसमें केस दर्ज करके जो कानूनी कार्रवाई थी वो करी थी उसमें। सर सोशल मीडिया की भूमिका काफी ज्यादा है, क्रिमिनल्स जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और जो जुर्नलिस्ट है वो इसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो उस पर आप किस तरह से आप लोगों ने एक प्लान बनाया है ताकि मैन पावर के साथ में टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन पर नजर रखी जा सके, तो किस तरह से? सोशल मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और इसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो रहा है। जो सदुपयोग कम हो रहा है, बल्कि मुझे लगता है दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें हमारे लोग साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग करते हैं, जिसमें हमारे इफ्सो है, बाकी साइबर सेल है, स्पेशल ब्रांच वगैरह कि उस पर गतिविधियों पे नज़र रखी जाती है। इसमें इतना ज़रूर है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो बहुत जल्दी जो बुरी चीज़ें हैं, यानी जो सनसनी फैलाने वाली चीज़ें हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छे चीज़ों पे हम लोग जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो पाते, लेकिन उन पे ध्यान चला जाता है कि ये ग्लैमर दिखता है उसके पीछे, जैसे अपराध की दुनिया है, तो वो लगता है कि वहाँ पे वो देखो गोली चला रहा है या वो कर रहा है, उसको उसके पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो नज़र नहीं आती है। जैसे गैंग्स में होता ये है कि एक बार कोई आ जाए, उसमें प्रवेश कर जाए तो वो फंस जाता है उसके अंदर, वो देयर इज़ नो एग्जिट आउट ऑफ दैट। तो उस गैंग्स को वो अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूट कर लेते हैं। उनको एक किक मिलती है कि ये हो सकता है हम तो गैंगस्टर बन जाएंगे, लेकिन गैंग उसका शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। उससे पहले कहेंगे आप ये काम करिए, तब आप अपनी लॉयल्टी प्रूव कीजिए। 2-3 काम उससे ऐसे घिनौने क्राइम करा लेते हैं, खासतौर पे जो जुवेनाइल्स है, ये कह के कि ये तुमको तो सजा ही नहीं मिलेगी, तो तुम इस हमारे साथ आ जाओ, उधर एक गोली चलाए हो, उससे धमकी हो जाएगी और हमको पैसा आ जाएगा। इनको कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, इनको तो खाली एक तमंचा मिल गया और एक बाइक और तमंचा भी उनको काम करके वापस वहाँ पे छोड़ देना सुनसान जगह पे, वो भी उनको उसके लिए नहीं, और 2 कपड़े मिल गए, और फिर कहते हैं भाई आगे तुम्हारा ख्याल रखें। कोई ख्याल व्याल नहीं रखते हैं। हमेशा यही होता है कि उनके माँ बाप, उनका परिवार सारा परेशान हो जाता है, वकीलों की फीस देने में, उनको बेल दिलवाने में, जेल के चक्कर लगाने में, सारी ज़िंदगी उनकी इसी में खराब हो जाती है। और पूरा, न केवल वो लड़का बल्कि पूरा परिवार, पूरी रिश्तेदारी, सब लोग इसमें परेशान होकर जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा और आपके माध्यम से सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन बच्चों को, ये बहुत ही वनरेबल एज है, 15, 16, 17, 18 साल की, इनको समझाइए कि इसमें कुछ नहीं रखा। एक बार आप इसकी तरफ चल पड़े, जैसे ड्रग्स में होता है, एक बार आपने ड्रग्स लेना शुरू किया, आपका जीवन बर्बाद है, आप वापस नहीं आ पाते, उस ट्रैप में फंस के रह जाते हो। अब जब जुवेनाइल जस्टिस का जो कानून बना था, उसमें ये रखा गया था कि 18 साल तक के बच्चों को वैस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो वैस से भी घिनौने, यानी ज़्यादा हीनस क्राइम कर रहे हैं, बार बार मर्डर कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं। तो उसके लिए हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बार बार रिपीटेडली इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको वैस की तरह, मेजर की तरह ट्रीट किया जाए, ताकि वो बाहर आते हैं तो समाज के लिए खतरा हो वो फिर से ही ऐसा काम करेगा जिससे किसी को जान का खतरा हो सकता है। तो ये हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं। फॉरन से वो ऑपरेट कर रहे हैं, जुवेनाइल को रिक्रूट करते हैं, फिर वारदात को
फॉरेन में जो बाहर जो बैठे हुए, विदेश में जो बैठे हुए गैंगस्टर, उन पर दिल्ली पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है या आगे किस तरह से प्लान करेगी कि ताकि ये जो लोग शांति से बैठे हुए जुमनाइल नाबालिगों को अपनी फौज में इकट्ठा कर रहे थे, उसमें किस तरह से? उसमें हमने देखा होगा कुछ गैंगस्टर्स को तो हमने सफलतापूर्वक डिपोर्ट कराया है, जैसे अभी दीपक बॉक्सर को लेके आए थे पीछे, और बाकी पे भी काम चल रहा है। ये कुछ मतलब मैं तो ये कहूँगा पिछले 1-2 साल का एक नया पहलू जो उभर के आया कि ये लोग तो जेल में सारे जो इंडिया में उनको सबको बंद कर रखा है, वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो ये इनके जो इक्का दुक्का लड़का जो डोंकी रूट से बाहर चला गया उसको इस्तेमाल करके कॉल करा रहे हैं कि वो तो 5,000-10,000 किलोमीटर दूर है, उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। तो उसमें हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, इंटरपोल वगैरह सब मिलके काम कर रहे हैं और हम उनको अपनी इनपुट्स दे रहे हैं ताकि वो वहाँ के गवर्नमेंट के साथ मिलके उनको एक्स्ट्राडाइट करा सके और फिर उनको ला के यहाँ पे विक्टिम को न्याय मिले, कानून के सामने उनको पेश किया जाए और कानूनी प्रक्रिया के थ्रू वो जाके उनको जो भी दंड मिलना चाहिए वो कानून व्यवस्था में किया जाए उसको। जैसे गुरबख्श सिंह पन्नू है, लगातार थ्रेट भी देता है लोगों को, इंटरनेशनल कॉल से फोन भी आते हैं, ग्रेविटी का भी उन्होंने काफी वो किया था, तो किस तरह से उस पर अगर आप कंट्रोल करने की बात की जाए या क्या कहेंगे कि लोग इसे कम सीरियस ले, क्योंकि वो तो बाहर बैठ के सिर्फ एक कॉल या सोशल मीडिया के जरिए चीज आगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये खाली सोशल मीडिया का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया से जीरो से हीरो बनने की कोशिश है। आपके पास कुछ नहीं है, केवल आप एक सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। ग्राफिटी के जो केसेस हुए हैं, अधिकांश केस में एक्चुअल में ग्राफिटी नहीं है, खाली सोशल मीडिया पे कहीं का फोटो लगा दिया किसी मेट्रो स्टेशन का, किसी स्कूल का, उसके ऊपर एक अपना वो जो होता है ना फोटोशॉप करके या उस तरह से करके सनसनी फैलाने के लिए उसको वायरल कर दिया। अब उसका तो दूसरा एक पहलू तो ये है कि हम लोग जो हमारी एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज, वो उसके खिलाफ उन देश में जहां से वो बैठ के वो ये देशद्रोही गतिविधियां कर रहे हैं उन पे एक्शन लेने के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका उस पर अमल कर रही है। लेकिन जो आम जनता है, हमारे पास तो इन चीज़ों के लिए फुर्सत ही क्या है, सब अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो इनको क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, इनको नज़रअंदाज करें। जब ये झूठी शोहरत, झूठी चीज़ें चला के शोहरत करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, पैनिक फैलाने के लिए हमारे देश को नुकसान कर रहे हैं, तो हम उनको नेग्लेक्ट करें, बिल्कुल उन पर ध्यान ही ना दें। सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक और अभी हाल ही में मुहिम रिपोर्ट किया, किस तरह से इनका प्रोसेस रहता है, क्या नेटवर्क रहता है, उसके बारे में? देखिए, माननीय उपराज्यपाल जी महोदय का बहुत ही सख्त निर्देश है कि इनके खिलाफ मुहिम चलाई जाए और इस मुहिम में काफ़ी हद तक दिल्ली पुलिस ने बहुत ही जिन जिन जगहों पे लगता है कि इस तरह के लोग हो सकते हैं, काफ़ी चेकिंग की है। जितने भी संदिग्ध लोग थे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मिले हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने 9 लोगों को डिपोर्ट किया है जो बांग्लादेश के रहने वाले थे। और जो फेक कार्ड या वो करते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उनको काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे स्टेट से संबंध रखती हैं, ख़ास तौर पे इन जो इस तरह के वहाँ से आ गए हैं माइग्रेट करके वेस्ट बंगाल वगैरह से, तो वहाँ हमारी टीम जाके वेरीफाई करती है। उसमें समय भी लगता है और कई बार वहाँ की अथॉरिटीज़ का वो उतनी ग्रेविटी से इसको नहीं लेते हैं जितनी ग्रेविटी से हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये न केवल क्राइम के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है अगर कोई इलीगल माइग्रेंट यहाँ पे रह रहा है। क्योंकि होता क्या है, जो टेरर मॉड्यूल बाहर से चल रहा है वो इन्हीं सब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं कि वही जिनके यहाँ स्टेक्स नहीं है, जो यहाँ पे अच्छा आदमी है वो तो कभी इन चीज़ों में लिप्त नहीं होगा, तो उनको थोड़े बहुत पैसे का लालच दिया या उस तरह से उनको शामिल करके या टेरर एक्टिविटी कराना या क्राइम में, सिंडिकेट में ड्रग्स की एक्टिविटी कराना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मुहिम चलाना बहुत आवश्यक है। सर, इस इलेक्शन से पहले ही क्यों? तो ये एक सवाल लगातार उठ रहा है कि ये जो आप लोगों की चेकिंग हो रही है ये पहले क्यों नहीं, या पहले क्योंकि हम देखो इसका तो बड़ा ही सीधा सा जवाब है कि हमारी मुहिम तो हमेशा चलती रहती है, जैसे क्रिमिनल्स के खिलाफ भी। अभी इलेक्शन कमीशन जब पिक्चर में आते हैं, जब
अनाउंसमेंट होता है, नोटिफिकेशन होता है। तो रोज की मुहिम है कि कितने नॉन बेलेबल वारंट एग्जीक्यूट हुए, कितने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अरेस्ट किए, कितनी शराब पकड़ी गई। तो उसी प्रकार ये भी इस समय ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है कि ऐसी, जैसा कहा कि 26 जनवरी भी आ रहा है, चुनाव भी आ रहा है, और जो असामाजिक तत्व है इन चीज़ों में फ़ायदा उठा के पैनिक फैलाना, कोई क्राइम करना, कोई टेरर एक्टिविटी करना। तो ये मुहिम जो उपराज्यपाल जी ने चलवाई है दिल्ली पुलिस से, इसका महत्व है कि ये समय बहुत क्रूशियल है, फ्रेजाइल है, और इस पे हमें इस मुहिम को और अच्छे से चलाने की आवश्यकता है। इसी मुहिम पर ही बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी इनको बसाने में जिम्मेदार है, उनकी वजह से हुआ। फिर बीजेपी पर आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो क्या अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल सामने आया है इस इलीगल इमिग्रेंट वाली? इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक तो ये राजनीतिक वाले जो परिप्रेक्ष्य में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, ना मैं सक्षम हूँ। दूसरा, इसमें अन्वेषण भी अभी चल रहा है, तो जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन के अंडर है उसमें इस तरह का प्रीमेच्योर कुछ कहना अभी मेरे लिए उचित नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें चल रही है वो जब तक परिपक्व नहीं होती तब तक कुछ कहना ठीक नहीं। और सर, इसी में ही क्या ये लोग फर्जी वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब अपने डॉक्यूमेंट बनाते, तो क्या इसका असर इलेक्शन में भी पड़ता? जाहिर तौर सी बात है कि अगर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो फिर उसका भी एक इस्तेमाल। देखो, इलेक्शन में बोगस वोट्स, फेक वोटर्स, इनका तो असर पड़ता ही है, इसीलिए तो इनको हम प्रिवेंट करने की प्रयत्न करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की मद्देनज़र से भी देखें, इलेक्शन कमीशन की ये मंशा है कि इलेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो, तो पहले जो हमने इलेक्शन कराए थे उससे भी अच्छे हो। तो उसमें ये सारे पहलू आ जाते हैं कि कोई बोगस वोटिंग ना हो, कोई फेक वोटर ना हो, कोई इम्पर्सनेशन ना हो। तो इस सब पे हम बहुत पूरी तरह से उनकी जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की उसको फॉलो कर रहे हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी हिदायत बरत रहे हैं। बार बार ब्रीफिंग करते हैं स्टाफ को कि ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिससे इलेक्शन प्रोसेस वीटिएट हो, पूरा फेयर एंड इम्पार्शियल होना चाहिए। सर, इन इलेक्शन में ये भी बात कही गई है कि कैश फ्लो के बारे में कहा कि चाहे वो पंजाब से आए या कहीं और से आए, दिल्ली में कैश काफी ज्यादा, तो उस पर किस तरह से आप लोग चेकिंग रख रहे हैं, चेकिंग पॉइंट कर रहे हैं, और किस तरह से निगरानी की ताकि इस तरह का कैश को हवाला के जरिए और कहीं किसी भी जरिए वो ना हो? तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, जो स्पेसिफिक इनपुट आती है तो हम वहाँ पे नाके लगाते हैं। वैसे तो सारे बॉर्डर्स पे नाके भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये आता है कि भाई इस गाड़ी में आ रहा है या कोई इंटेलिजेंस आ रही है तो फिर हम उसकी स्पेसिफिकली चेकिंग भी करते हैं। और जैसे ही उसके जो आउटकम होता है वो हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है इसके रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर, जिसमें इलेक्शन कमीशन तक सारी जानकारी हम शेयर करते हैं कि कहाँ पे कैश पकड़ा गया, कहाँ पे शराब पकड़ी गई। तो वो इलेक्शन कमीशन की जो निर्देश है उसके तहत वो सारी कार्रवाई चल रही है। सर, गैंगस्टर्स और क्राइम के अलावा एक सबसे बड़ा जो दिल्ली पुलिस के लिए जो चुनौती बना हुआ है वो है साइबर क्राइम। चाहे वो लोग चीट हो रहे थे तो वो सीधा लोगों पर असर करता है। डिजिटल अरेस्ट नया सुना जिससे लोग फंसते चले जाते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग उस में फंस जाते हैं, पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? सेक्सटॉर्शंस के मामले, तो ये पूरा एक जो एक रैकेट है वो लगातार कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस पर आप? बिल्कुल सही कहा आपने, साइबर स्पेस पे हमारी नज़र है, और साइबर क्राइम और जो पहले हमने बात की सोशल मीडिया की, काफ़ी इसके तार जुड़े हुए हैं। साइबर क्राइम में एक लो रिस्क क्राइम है। साइबर क्राइम में क्या है कि हज़ारों किलोमीटर दूर रह के आप उसको साइकोलॉजिकली इस तरह से ट्रीट करते हो, दोनों तरह से। एक तो क्राइम है कि आप उसको लालच दे देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे डालने हैं, बैंक अकाउंट नंबर बता दो, ये स्कीम आई है, ओटीपी दे दो, तो लालच में फंस के हो जाता है। दूसरा, डरा के कि आपको एक वीडियो कॉल कर दिया और फिर सेक्सटॉर्शन वाली सारी चीज़ें कर दी। और उसी से एक अब ये जो नया इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है कि डिजिटल अरेस्ट, उसको साइकोलॉजिकली ऐसा बना दिया कि कोई पुलिस उससे बात कर रही है और उसको कह रही है कि तुम डिजिटली अरेस्ट हो गए, तुम हिल नहीं सकते, तो तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम अब ये करो, इस अकाउंट में इतना पैसा डालो, तब तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही कि अवेयरनेस, कि ये सब मिथ्या है, कि ना तो कोई आपको कोई ऐसी स्कीम है जो बैठे बैठाए आपको घर पे पैसे देने आएगा कोई, ना कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ है कानून में कि डिजिटल अरेस्ट भी कोई चीज़ होती है। तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, साइबर पोर्टल है पूरे इंडिया का,
1930 उस पर जाके कॉल करें। साथ में जो साइबर पुलिस स्टेशन, अब तो दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट करें। हम उसको, जो इस तरह की कॉल्स हैं जो धमकी भरी, उनको बहुत सीरियसली तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। अवेयरनेस का जहाँ तक सवाल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलग तरह की अवेयरनेस हम कर रहे हैं, आम पब्लिक के लिए जो दूसरे टाइप की है और सीनियर सिटीजन्स के लिए तीसरे टाइप। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे साइबर जो एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं, वो वहाँ पे लेक्चर देते हैं। वहाँ पे जो मेन फोकस हमारा रहता है कि सोशल मीडिया में जो फ्रेंडशिप्स वगैरह हैं उस पे, क्योंकि जो युवा वो फ्रेंडशिप के चक्कर में अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, जीवनसाथी.com पे आके और उसको झांसा दे के निकल गए कि शादी करना चाह रहे हैं। टिंडर पे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो उनको, जो युवा वर्ग है, वो इस तरह के, उनको जागरूक करने की आवश्यकता होती है। आम आदमी को जो ये फ्रॉड जो आपने बताए, साइबर अरेस्ट और ये सारे, और जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके हम कैंप भी लगाते हैं जहां उनका हेल्थ चेकअप करते हैं और साथ में साइबर अवेयरनेस कराते हैं। उनके लिए और भी चैलेंज है, क्योंकि उनको, बहुत सारों को पहली बार वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जीवन में। पहले जब वो छोटे थे तब उस समय होती नहीं थी सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें, तो वो डिजिटली उतने सेवी नहीं है जितनी युवा वर्ग है। तो उनको छोटी छोटी चीज़ें बड़े डिटेल से, सिंपल सिंपल चीज़ें, कि क्योंकि वो कई बार अपने बच्चों से, अपने पोते पोती से कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उनके पास कोई मैसेज आ जाए तो उसको डाउनलोड ना करें। उस तरह की कोई ओटीपी कि आपका बैंक खाते, बैंक से बोल रहे हैं, तो कभी इस तरह का ना करें। और आजकल एक और चीज़ है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी हम वो करते हैं कि कई बार जो दूसरे देश की जासूसी एजेंसीज हैं वो भी सीक्रेट लेने के लिए फ़ोन करते हैं, तो उस हनी ट्रैप वगैरह में ना पड़े, तो उनकी अलग ब्रीफिंग होती है। तो कई तरह के साइबर फ्रॉड है। लो रिस्क इसलिए है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई लेयर्स होती हैं, बैंक के खातों की कई लेयर्स हैं। म्यूल अकाउंट अलग है, म्यूल अकाउंट वाले को पता ही नहीं कि मेरा अकाउंट इस काम के लिए यूज़ हो रहा है, उसको थोड़ा कमीशन के लालच में वो अपराधी को अपना बैंक अकाउंट दे देता है। फिर वो तुरंत ही उसका क्रिप्टो में कन्वर्जन हो जाता है, क्रिप्टो से फिर वो विदेश चला जाता है। तो उसको एक बार वो चला जाता है तो लाने में काफ़ी मशक्क़त होती है, काफ़ी दूर दूर के डिस्टेंस है। गैंग्स बहुत दूर दूर स्टेट्स में, अब तो फॉरेन में भी बहुत, साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया से ऑपरेट कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया यही है कि पहले जागरूक रहो, अवेयर रहो, उसको प्रिवेंट कर लो, ताकि ये सारा जो लंबा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है और फिर पूरा पैसा निकल पाएगा। कई बार वो तुरंत ही निकाल लेते हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज करने से पहले ही पैसा निकल जाता है कभी कभी। और कई बार हमें सक्सेस भी मिल जाती है कि हम बैंक अकाउंट को टाइमली फ्रीज कर पाते हैं, तो उस पैसे को ला पाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा वही है जो पहले कहावत थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो यही है कि हम प्रिवेंशन कर लें। प्रिवेंशन तभी होगा जब हम अवेयर हैं कि इनकी क्या क्या मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरह से ये लोगों को झांसा देते हैं, किस तरह से धमकाते हैं, उस पर हम अवेयर रहें, कॉन्फिडेंट रहें और कोई भी चीज़ इनके साथ साझा ना करें। सर, इसी तरह से एक पैनिक फैलाने वाला एक देखा कि एक साथ स्कूलों में मेल कर देना, थ्रेट मेल, बॉम्ब थ्रेट मेल, हॉस्पिटल्स में कर देना, तो वीपीएन का इस्तेमाल कर इससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक तो वो जो संस्था है वो पूरी तरह से ठप हो जाती है, फिर उसके बाद आप लोग पहुंचते हैं, बीडीएस की टीम पहुंचते, चेक करते हैं और उसके बाद वो बोगस डिक्लेयर होती है। उस पर किस तरह से इन मामलों के बारे में क्या कहेंगे और कैसे आप लोग ट्रैक करने की कोशिश करते हैं? ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कितने बच्चे बेचारे स्कूल जाते हैं सुबह सुबह उठ के, और फिर सारे शिक्षक वगैरह वहाँ पहुँचते हैं और फिर इस तरह की होक्स कॉल आ जाती है। तो फिर हमें, चूँकि हम कोई वो नहीं ले सकते, इसमें चांस नहीं ले सकते कि उसको पूरी तरह से हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल टीम जाती है, पूरा चेक करती है, चप्पे चप्पे के स्कूल को छाना जाता है। उसके बाद जब हमें लगता है कि वाकई ये हॉक्स कॉल है, तो हम स्कूल को कह देते हैं कि आप अपना जो नियमित रूटीन है या डेली क्लास है वो जारी कर सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। अब इसमें एक जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई बार बच्चे ही इस तरह की मेल भेज रहे हैं। 2-3 केस ऐसे हुए हैं कि बच्चे को छुट्टी लेनी है, स्कूल नहीं जाना है, या एग्ज़ाम का डर था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, इस तरह के हैं। तो उसमें फिर से वही अवेयरनेस की बात है कि माँ बाप और टीचर्स उनको कहें कि भाई इन चीज़ों में ना पड़े, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना पैनिक फैल रहा है।
तो और वो जो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो वीपीएन के थ्रू बाहर से हैं, जिनको क्रैक करने में भी समय लग जाता है। तो इसमें अवेयरनेस ही, इसमें भी मैं कहूँगा कि सभी बच्चों को अवेयर किया जाए ताकि वो तो ना करें। टेरर एलिमेंट को तो पुलिस डील करेगी और जो भी हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, लेकिन इस काम के लिए ना इसका दुरुपयोग करें जिससे सभी को परेशानी होती है। सर, करप्शन की अगर बात की जाए तो हालांकि दिल्ली पुलिस ने खुद, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, जो पुलिस वाले इसमें शामिल रहते हैं उस पर एक्शन खुद लिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे कि अगर कोई भी जैसे अगर इस तरह का मामला अगर करप्शन का आता है तो कई केसेस बिल्कुल हाँ, जीरो टॉलरेंस है इन दो चीज़ों पे, तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, करप्शन और नारकोटिक्स पे। कोई भी आदमी अगर इन चीज़ों में लिप्त होता है तो हम तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब समाज का हिस्सा है, कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि कोई ब्लैक शीप भी होते हैं। बार बार हमारी डीसीपी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो जाके ब्रीफिंग करते हैं कि आपको किसी भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं होना, आपका फोकस होना चाहिए अपने काम पे, क्राइम पे, क्रिमिनल पे। उनके प्रति भय होना चाहिए। जो आम जनता है, जो कंप्लेनेंट है, उनका तो विश्वास जीतना आपको, उनको आप पे भरोसा होना चाहिए, उनको ये होना चाहिए कि हम जैसे ही जाएंगे आपकी समस्या का निवारण करेंगे। जो भी पुलिस से रिलेटेड है, कई सिविल मैटर आ जाते हैं, उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो इतने सारे मैटर हैं कि उसमें हमारा ना तो हमारे को ऑथराइजेशन है, ना हमारा मैंडेट है। लेकिन जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि उसका निपटारा जल्दी हो, अननेसेसरी पेंडिंग ना हो, चाहे वो कॉल है, चाहे कंप्लेंट है, चाहे केस है, ताकि जल्दी से उसका निपटारा होगा, जो दूध का दूध पानी का पानी हो, जो सही कार्रवाई हो जाए। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनके चांसेस न्यूनतम हो जाते हैं। तो हमारा बार बार, लेकिन फिर भी अगर कोई लिप्त होता है तो फिर वो भुगतता भी है उसको कानूनी कार्रवाई, और बहुत से केसेस में हमें डिसमिसल करना पड़ता है ऐसे लोगों का कि ये सर्विस में रहने लायक ही नहीं है जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहा है। हो सकता है बाद में वो कैट वगैरह से, कोर्ट से उनको कई बार रिलीफ मिल जाती है, लेकिन शुरू में तो जैसे ही हमें पता चलता है हम सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं। सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक और मुहिम कह लीजिए या फिर जंग कह लीजिए ड्रग्स के खिलाफ, क्योंकि उसकी गृह मंत्रालय ने भी की तरफ से भी तारीफ की गई है दिल्ली पुलिस की, जो ये एक्शन लगातार कंटिन्यूसली लिया गया है। तो इसके बारे में बताइए कि किस तरह से आप लोग इस पर काम कर रहे हैं और आगे भी जो ये लोग हैं इनको किसी भी तरह से बख्शा ना जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी और हमारे उपराज्यपाल महोदय, इन सब के निर्देश के अनुसार हम इसमें जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। इसमें भी दोनों चीज़ें हैं, साइड जो सप्लाई साइड और जो है जहाँ पे डिलीवरी होती है रिसीविंग साइड। तो उसमें जो एडिक्ट्स हैं, जो उसको लेने वाले हैं, उस पे तो जागरूकता का ही काम है, क्योंकि उसको हम एज क्रिमिनल डील नहीं करते। अगर वो गलती से एडिक्ट बन गया है, उसको किसी गलत दोस्तों के उसमें फंस के, तो उसको कोशिश किया जाता है कि रिहेबिलिटेट किया जाए, और वो छोटी मात्रा में, उसमें कानून में भी प्रावधान है, कोर्ट भी उसको बेल दे देते हैं कि ये छोटी मात्रा वाला अगर एडिक्ट है। लेकिन जो डीलर हैं, जो सिंडिकेट है नारकोटिक्स के, जो पूरे बड़े बड़े कंसाइनमेंट ला रहे हैं, विदेश से ला रहे हैं और फिर यहाँ पे सप्लाई, पूरी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं, उसके लिए हमने बहुत सख्त कार्रवाई की है। एक ऑपरेशन कवच हमने चला रखा है दिल्ली पुलिस में, जो हमारा एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स क्राइम ब्रांच में हम लोग करते थे। वो सब ऊपर से हमारे को पूरा सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलता था कि इसमें रूथलेसली जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं सबका सफाया करना है। तो उसमें हम पिट एनडीपीएस का भी इस्तेमाल करते हैं, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। साथ में जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं उनकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करना, उनके सोर्स तक पहुंचना, और पूरी जो एंटायर चेन है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, पूरी चेन को ध्वस्त करते हुए ड्रग्स को समाज से पूरी तरह से मिटाने का भरसक प्रयत्न चल रहा है। और दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े केसेस भी किए हैं, जैसे बहुत बड़ी मात्रा में कोकेन पकड़ा था, उससे पहले मैथ भी पकड़ा है, उससे पहले हीरोइन भी बड़ी बड़ी मात्राओं में दिल्ली पुलिस ने पकड़ी है। तो वो जो हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो बड़ी मात्रा पे फोकस कर रही है। जो हमारे थाने और डिस्ट्रिक्ट्स हैं
वो जो छोटी छोटी मात्रा में जो ड्रग पेडलिंग कर रहे हैं, तो चारों तरफ से एक वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चालू है और हम इस पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस से पूरी तरह से सीरियस ने इस पे काम कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, फेयर एंड फ्री इलेक्शन इस तरह से आप क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार चाहे वो गन पे हो चाहे वो शराब पर हो, किस तरह से आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए और लोगों को क्या कहेंगे? फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का तो जैसा मैंने अभी सारी चीज़ें बताई थी ये कर रहे हैं, तो इसमें दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड भी है और हम आगे भी इसका अश्योरेंस देते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होंगे। कहीं कोई मसलमैन, कहीं कोई बूथ कैप्चरिंग, कहीं कोई वोटर्स को डराना धमकाना, ये तो हम दिल्ली में बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करते। इसके अलावा हम बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लेते हैं जो भी हमें लगता है कि ट्रबल मेकर है उसको पहले ही हम बाउंड डाउन कर रहे हैं, शराब बेचने वाले उनको पहले ही शिकंजा कस रहे हैं। तो तमाम जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों पे लगातार फोकस है और एक एक व्यक्ति को ठीक से ब्रीफिंग है जो हमारे पुलिस ऑफिसर है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और इसको हम सफलतापूर्वक करवाएंगे, ये मेरे पूर्णतः आशा है।